मैंने थके हुए अंदाज में अपने हाथ घुमाए और अपनी नाजुक कमर को थाम लिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। सुबह से मैं मुसलसल काम में लगी हुई थी। कपड़े धोने की मशीन चलाई थी मगर कपड़ों का ढेर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। नाश्ता खत्म होते ही फूफू ने मुझे फौरन इस हिस्से में भेज दिया था और सख्ती से मना कर दिया था कि मैं घर के दूसरे हिस्से में ना जाऊं, क्योंकि वहां इनके खास मेहमान आने वाले थे। मेरी गुलाबी खमीज पसीने और पानी से पूरी भीग चुकी थी और मैं खुद को इस हालत में और भी बेबस महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रजिया कुछ और कपड़े लाकर मेरे सामने रख गई और कहने लगी कि ये भी धो दो। इस वक्त मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने बामुश्किल खुद को संभालते हुए कहा कि खुदा का खौफ करें, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। कई घंटों से मुसलसल काम करते करते मेरी कमर जवाब दे चुकी थी। आंखों में आंसू भर आए थे मगर कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने रजिया से खाने के लिए भी कहा मगर इसने बेबसी से बताया कि किचन में कुछ नहीं है और वो खुद भी जा रही है। इस घर में मेरी हैसियत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी, जैसे मैं भी सिर्फ एक मुलाजिमा हूँ। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और घुटनों पर सर रखकर रोने लगी। आंसू रुकते ही नहीं थे, जैसे दिल का सारा दर्द बाहर आ रहा हो। कुछ देर बाद हिम्मत जमा करने की कोशिश की मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार मैं थकी हारी किचन की तरफ गई मगर वाकई वहां कुछ नहीं था। फ्रिज भी बंद था और खाने की खुशबुएं मुझे और बेचैन कर रही थी। भूख ने आखिरकार मुझे मजबूर कर दिया कि मैं फुप्पू की बात को नजरअंदाज करते हुए मेहमानों वाले हिस्से की तरफ चली जाऊं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम कांप रहे थे मगर मैं फिर भी आगे बढ़ती गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची सबकी नजरें एक साथ मुझ पर जम गई। मैं घबरा गई, अपने बल संभालने की कोशिश करने लगी और दुपट्टा ठीक किया मगर खुद को संभाल ना सकी। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं इस महफिल में कितनी अजनबी और बेजगह हूँ। मैंने हिम्मत करके फुप्पू की तरफ देखा और भरी हुई आवाज में कहा कि मुझे खाना चाहिए, मुझसे अब मजीद काम नहीं होता। मेरी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। वहां मौजूद सब लोग मुझे देख रहे थे मगर एक नजर ऐसी थी जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी, जैसे वो मुझे गौर से समझने की कोशिश कर रहा हो। फूफू फौरन गुस्से में मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक तरफ ले गई। इनके चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। वो मुसलसल मुझे डांट रही थी कि मैंने इनकी बात क्यों नहीं मानी। मैं खामोशी से आंसू बहाती रही क्योंकि इस वक्त मेरे पास ना कोई जवाब था और ना ही कोई सहारा। मैंने बामुश्किल खुद को संभालते हुए कहा कि मुझे बस एक रोटी दे दे, मेरा दम घुट रहा है, भूख से हालत खराब हो रही है। आप जानते हैं कि मैं खाली पेट काम नहीं कर सकती। मेरी आवाज में इल्तिजा थी और मैं मुसलसल अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी मगर फुप्पू ने सख्ती से मेरा मुंह बंद कर दिया, जैसे मेरी बात की कोई अहमियत ही ना हो। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला तो क्या मैं मर जाऊंगी। इनके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि मेरा दिल और भी टूट गया। हालांकि मैं इनके अपने भाई की बेटी थी, कोई अजनबी नहीं, मगर फिर भी इनकी नजरों में मेरी हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी या बोझ समझती थी, जैसे मैं बस किसी मकसद के लिए इनके पास रखी गई हूँ। और आज जो मैंने सबके सामने आकर इनकी बात ना मानी, वो इनके लिए बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा मुझे जरूर मिलनी थी। मुझे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया और वो दोबारा मेहमानों के पास चली गई। बाहर महफिल अपने उरूज पर थी। शाहजाद और हादिया को सबके सामने खास अंदाज में पेश किया जा रहा था ताकि सबकी तवज्जो सिर्फ इन्हीं पर रहे। मैं कमरे के अंदर बैठी ये सब सोचती रही कि जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं, जैसे मैं इस घर का हिस्सा होकर भी इसका हिस्सा नहीं हूँ। कुछ देर बाद दरवाजे के पास से आवाजें आ रही थी, लोगों की बातें, हंसी, मगर मेरे लिए वहां सिर्फ खामोशी और अंधेरा था। मैंने घुटनों में सर देकर आंखें बंद कर ली। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो और मैं इसे रोक भी ना पा रही हूँ। आंसू खामोशी से बहते रहे और मैं बस यही सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या थी। सिर्फ इतना कि मुझे भूख लगी थी। इस महफिल से लौटने के बाद भी वो लम्हा मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। हालांकि मैं तो वहां से फौरन हटा दी गई थी, मगर बाद में मुझे पता चला कि वो शख्स मेरी यजदान ज्यादा देर वहां नहीं रुका। वो कुछ ही देर बाद इजाजत लेकर चला गया था, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई थी। 1 घंटे बाद वो अपने घर की बालकोनी में खड़ा मुसलसल सिगरेट पिए जा रहा था और इसके जहन में बार बार सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मेरा नाम हया शहराज।
मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि चंद लम्हों की वो मुख्तसर सी झलक किसी की ज़हन पर इस कदर असर डाल सकती है। मैं तो अपनी बेबसी, अपनी भूख और अपनी जिल्लत में उलझी हुई थी, मगर वो मुझे ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देख रहा था। शायद इसके लिए मैं कोई आम लड़की नहीं रही थी, बल्कि ये कैसी ख्वाहिश बन चुकी थी जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहता था। वो ये सोच चुका था कि वो मुझे अपने पास ले आएगा, चाहे जैसे भी हो। इसी बेचैनी में वो अचानक हमारे घर आ पहुंचा। इस वक्त घर में अजीब सा सन्नाटा था, किसी को भी इसके आने की तौखा नहीं थी। मैं तो अपने कमरे में बंद थी, मगर बाद में जो कुछ हुआ वो सब मुझे टुकड़ों में मालूम हुआ। वो सीधा डाइनिंग रूम में जाकर बैठ गया, जैसे इसे किसी इजाजत या तहमीद की जरूरत ही ना हो। फुप्पू और बाकी सब लोग हैरान थे कि आखिर वो अचानक यहाँ क्यों आ गया है। इसने सीधे लहजे में कहा कि वो यहाँ कुछ लेने आया है। सब इसकी बात सुनकर चौंक गए। फिर इसने मेरा नाम लिया, हया शेराज। ये सुनते ही फुप्पू के चेहरे का रंग बदल गया। वो घबरा गई, जैसे कोई छुपी हुई बात अचानक सबके सामने आ गई हो। उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, मगर वो रुकने वाला नहीं था। वो साफ साफ कह रहा था कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन किसी गलत तरीके से नहीं, बल्कि निकाह के जरिए। इसके लहजे में अजीब सा यकीन था, जैसे वो पहले ही फैसला कर चुका हो कि मैं अब इसकी हूँ। कमरे में मौजूद सब लोग खामोश थे, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा तनाव था। फुप्पू के चेहरे पर गुस्सा, हैरत और लालच तीनों एक साथ नजर आ रहे थे। वो शख्स जो इनके लिए सिर्फ एक अमीर और बासर मेहमान था, आज इनके सामने एक ऐसा मुतालबा रख रहा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। और मैं, जिसे वो कभी अहमियत ही नहीं देती थी, अचानक इसी घर की सबसे बड़ी हकीकत बन गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब मेरे लिए नजात बनने वाला है या एक नई आजमाइश, मगर इतना ज़रूर था कि मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उनकी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई थी। जैसे ही इतनी बड़ी रकम का जिक्र हुआ, वो कैसे खामोश रह सकती। उनके लबों के किनारे हल्के से मुस्कुराए और वो बड़े इत्मीनान से सोफे की पिच से टेक लगाकर बैठ गई। उन्होंने ठंडी नज़र से इसे देखते हुए पूछा कि क्या वो मुझे हमेशा के लिए अपनी बीवी बनाकर रखेगा या सिर्फ चंद दिनों के लिए। सच तो ये था कि इन्हें इस बात से कोई गरज नहीं थी कि मेरा अंजाम क्या होगा। इन्हें तो बस इस रकम से मतलब था जो इनके सामने रखी जा रही थी। इसने बड़ी बेपरवाही से चक काटकर उनके सामने रख दिया और साफ लफ्जों में कह दिया कि ये बात उनके लिए अहम नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे कितने वक्त के लिए रखेगा। अहम सिर्फ ये है कि वो मुझे निकाह करके ले जा रहा है ताकि इनका भरम कायम रहे। उसके लहजे की ठंडक में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो कोई सौदा तय कर रहा हो और मैं वो चीज थी जिस पर बात हो रही थी। इधर मैं कमरे में बंद भूख और थकन से निढाल हो चुकी थी। जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़ी भी हो सकूं। आखिरकार मैं बिस्तर पर लेट गई, ये सोच करके शायद नींद आ जाए तो भूख का एहसास कुछ कम हो जाए। कुछ ही देर में आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। फिर अचानक दरवाजा खुला और फूफू अंदर आई। उन्होंने आते ही मेरे कंधे को झिंझोड़ा तो मैं घबराकर उठ बैठी। मेरी पहली नजर उनके हाथों पर गई और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला कि क्या वो मेरे लिए खाना लाई है। उन्होंने नागवारी से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी ये बात इन्हें बिल्कुल पसंद ना आई हो, और कहने लगी कि मैं खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। मैं खामोशी से इन्हें देखती रही, क्योंकि ये पहली बार था कि वो मेरे इतने करीब बैठी थी। मैंने धीमी आवाज में फिर कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मगर उन्होंने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए कहा कि पहले उनकी बात सुनो, और अगर मैंने जरा भी मुखालफत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनकी नजरें हमेशा की तरह सख्त थी, जिनसे मैं हमेशा डर जाती थी, इसलिए फौरन सर झुका लिया। फिर उन्होंने वो बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए कि मेरा निकाह तय हो चुका है और मैं आज ही इस शख्स के साथ इसके घर चली जाऊंगी। मेरी आंखें हैरत से फैल गई, जबान लड़खड़ा गई। निकाह? इतनी अचानक? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे बाबा के पास भेज दें, मैं नानू के पास चले जाऊंगी, मगर उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई कीमती चीज हूँ जो हाथ से निकल रही हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे कंधे को जोर से पकड़ा और सख्त लहजे में कहा कि ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि किसी ने तुम्हें पसंद किया है। कुछ ही देर में तुम्हारा निकाह होने वाला है। यह कहकर वो कमरे से निकल गई और मैं वहीं बैठी रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ज़हन सुन हो चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी।
मेरी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियां हमेशा किसी तूफान की तरह आई। कभी मुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता, कभी किसी के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता। माँ के बाद मुझे दादी के पास भेज दिया गया था, मगर वहां भी वो अपनायत ना मिल सकी जो माँ की मौजूदगी में हुआ करती थी। हाँ, इतना जरूर था कि 2 वक्त का खाना मिल जाता था और सर छुपाने की जगह थी, चाहे मोहब्बत का साया ही ना सही। फिर एक दिन शाहजमा बेगम मुझे अपने साथ हवेली ले आई। मैंने समझा था शायद यहाँ मुझे अपनापन मिलेगा, इनकी बेटियों के साथ रहकर दिल लग जाएगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स निकली। इन्हें सिर्फ एक मुलाजिमा चाहिए थी और वो मुलाजिमा मैं थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की, शायद इसलिए कि मैंने बहुत जल्द समझ लिया था कि मेरी जिंदगी पर मेरा इख्तियार नहीं है। अगर मेरे बाबा ने वक्त पर मेरी जिम्मेदारी उठाई होती, मेरी हिफाजत की होती, तो शायद आज हर कोई अपनी मर्जी मुझ पर मुसल्लित ना कर रहा होता। लेकिन मैंने सब कुछ किस्मत का लिखा मानकर कबूल कर लिया था। मैं वो लड़की थी जिसने हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुराना सीख लिया था। मगर मुझे क्या मालूम था कि अब जो मोड़ आने वाला है वो मेरी पूरी दुनिया बदल देगा। जब शाजिमा बेगम ने मेरे सर पर दुपट्टा डाला तो मैं समझ गई कि अब मेरे पास खामोश रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। निकाह एक ऐसा लफ्ज जिससे मैं वाकिफ तो थी, मगर इस तरह अचानक अपनी जिंदगी में आ जाएगा कभी सोचा नहीं था। इस वक्त मुझे अपने बाबा की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी, मगर मैं एक अजनबी के हवाले की जा रही थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था और मेरे साथ बैठा वो शख्स मीर यजदान मुझे एक अनजान खौफ में मुब्तला कर रहा था। निकाह इंतहाई सादगी से हो गया, इतना सादा कि घर की अपनी बेटियों ने भी इसमें शिरकत जरूरी ना समझी, जैसे ये कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा हो। जब मैंने निकाह नामे पर दस्तखत किए तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया, यही सोच कर कि शायद इस सब में भी कोई बेहतरी छुपी हो। हादिया की नजरें मुझ पर जमी हुई थी, इसके अल्फाज में हसद साफ झलक रहा था। वो तंज़े अंदाज में कुछ कह रही थी, मगर मैंने सर झुका लिया। मैं जानती थी कि मैं अब इस घर में सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान हूँ। फिर मेरी नजर चुपके से इस शख्स पर गई, वही जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था। वो दूर खड़ा था, मगर इसकी मौजूदगी वाज़ा महसूस हो रही थी। अचानक इसकी आवाज गूंजी और इसके अल्फाज ने जैसे सब कुछ बदल दिया। इसने साफ कहा कि आज के बाद मैं सिर्फ हया शहराज नहीं रही, बल्कि हया यजदान हूँ, और मुझसे बदतमीजी करने से पहले सबको इसका सामना करना होगा। इसके लहजे में ऐसी सख्ती और यकीन था कि एक लम्हे को मेरा दिल कांप उठा। हादिया गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई और मैं वही खड़ी रह गई, एक नई पहचान, एक नई जिंदगी और एक अनजान मुस्तकबिल के साथ। मुझे नहीं मालूम था कि यह रिश्ता मेरे लिए खैर साबित होगा या आज़ादी, मगर इतना जरूर था कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मैं अभी तक वही खड़ी थी, चादर में लिपटी, जैसे किसी फैसले के ऐलान का इंतजार कर रही हूँ। अचानक यजदान ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मैं चौंक गई। मैंने पलटकर फुप्पू को देखा। दिल चाह रहा था कि वो मुझे रोक ले, एक बार ही सही मुझे अपने पास बुला ले, मगर वहां ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। वो लोग तो जैसे मुझसे जान छुड़ा चुके थे। एक लम्हे में मैंने समझ लिया कि अब मेरा यहाँ कोई नहीं रहा। वो मुझे तकरीबन खींचता हुआ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठा दिया, खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। मैंने हिम्मत करके कहा, मेरे कपड़े और सामान तो रह गए, मगर इसने बगैर मेरी तरफ देखे कहा कि इसकी जरूरत नहीं, हवेली में सब कुछ मौजूद है, जो चाहिए होगा मिल जाएगा। मैं खामोश हो गई, जैसे मेरे सवाल की भी कोई अहमियत ना हो। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। मैं कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी चुपके से इसके चेहरे को। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था, जैसे मेरे हर अंदाज को परख रहा हो। इसने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा और ना ही मैं कुछ कह सकी। दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर इसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो मुझे खामोश किए हुए था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े और शानदार बंगले के सामने जाकर रुकी। मैं हैरत से इसे देखने लगी। इतना बड़ा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो मुझे साथ लेकर अंदर आया और जैसे ही हम ड्राइनिंग रूम में पहुंचे, इसने मुड़कर पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने एक लम्हे को इसे देखा, फिर ना जाने क्यों सीधा बोल दिया, मुझे बारबेक्यू, एक प्लेट बिरयानी और 7 अप चाहिए। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैंने ये सब कैसे कह दिया, जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और वो वेटर हो, मगर हकीकत ये थी कि मुझे शिद्दत से भूख लगी हुई थी। वह हैरान होकर मुझे देखने लगा, जैसे यकीन ना रहा हो कि मैं संजीदा हूँ। फिर वह आहिस्ता से मेरे करीब आया और पूछा, सच में तुम्हें ये सब चाहिए?
میں نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا جی مجھے ابھی چاہیے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی اور شاید اس لمحے میں واقعی بہت معصوم لگ رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ دیر تک بس مجھے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کچن کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا ٹیبل پر لگا دیا گیا۔ میں بے صبری سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر میں نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا کیا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اس لمحے پہلی بار مجھے لگا کہ شاید یہ اجنبی شخص اتنا سخت بھی نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، اور وہ بھی جیسے ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ ہم دونوں جیسے یہ بھول بیٹھے تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہوا ہے جس نے ہماری زندگیوں کا رخ بدل دیا ہے۔ وہ مجھے یہاں کسی مقصد کے تحت لایا تھا، مگر اس لمحے اس کی باتوں اور رویے میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی، جیسے وہ خود بھی اس نئے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ زیادہ بھوکا نہیں تھا، مگر میرے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا بہت کھانے لگا۔ اصل میں وہ کھانے سے زیادہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تیزی سے پلیٹ ختم کر رہی تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے یا مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس نے نرمی سے ٹوکا، آرام سے کھاؤ، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ میں ہلکی سی مسکرا دی اور پھر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے دیکھنے پر کوئی رد عمل دیا۔ اس وقت میرے لیے صرف کھانا اہم تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار میں اتنے سکون سے پیٹ بھر کر کھا رہی تھی۔ جب میں فارغ ہوئی تو بے اختیار اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیا صبح بھی ایسا ہی ناشتہ ملے گا؟ مس صاحب، یہ لفظ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا جیسے گھر میں سب اسے کہتے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تم مجھے صرف یزدان کہہ سکتی ہو۔ کچھ دیر بعد ملازمہ برتن سمیٹنے لگی تو میں نے ہمت کر کے کہا، میرا کمرہ بتا دے، میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ اس نے خاموشی سے اشارہ کیا اور مجھے کمرے تک بھیجوا دیا۔ میں بستر پر لیٹی تو جیسے ساری تھکن ایک ساتھ جسم میں پھیل گئی۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف وہ شاید کسی گہری سوچ میں تھا، وہی سوچ جس نے اسے مجھے یہاں تک لانے پر مجبور کیا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ بس اتنا تھا کہ وہ مجھے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ میں گہری نیند میں تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹہر گئی۔ بکھرے ہوئے بال، سادہ لباس اور چہرے پر عجیب سا سکون، جیسے برسوں بعد چین نصیب ہوا ہو۔ شاید پیٹ بھر کر کھانے کے بعد وہ سکون میرے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جھک کر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں نہ جانے کتنے خیالات، کتنے سوال جنم لے رہے تھے۔ آخر کیوں میں اس کے ذہن پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی؟ کیوں اس نے اتنی ضد اور اتنی قیمت کے بعد بھی مجھے حاصل کیا؟ وہ خود بھی اس کا جواب نہیں جانتا تھا، بس اتنا محسوس کر رہا تھا کہ میں اس کے لیے عام نہیں ہوں۔ اس نے آہستہ سے میرے بالوں کی ایک لٹ سواری، جیسے وہ اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو۔ اس کی زندگی میں بہت کچھ تھا، دولت، نام، اختیار، مگر شاید ایسا احساس پہلی بار آیا تھا جو اسے خود بھی حیران کر رہا تھا۔ آخرکار وہ بھی وہی بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ نیند اس کی زندگی کی سب سے مختلف نیند تھی، ایک ایسی رات جو اس کے لیے سب کچھ بدلنے والی تھی۔ اور پھر اچانک کسی نے اس کے کندھے کو ہلایا۔ وہ چونک کر جاگا، جیسے کسی خواب سے حقیقت میں واپس آیا ہو، ایک ایسی حقیقت جہاں اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ میں نے ہلکی سی تکلیف کے احساس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ پہلے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی گہری نیند میں کوئی خواب دیکھ رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ حقیقت واضح ہونے لگی۔ یہ خواب نہیں تھا۔ میں نے پلکیں جھپک کر اپنی آنکھیں پوری طرح کھول لی۔ سامنے وہی پرکشش چہرہ تھا، بال کھلے ہوئے، سر خدرے جھکا ہوا۔ آج تک کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میجر یزدان کی نیند میں خلل ڈالے، مگر آج یہ نادان سی لڑکی نہ صرف اسے جگا چکی تھی بلکہ جھک کر اسے مخاطب بھی کر رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچے بغیر ہاتھ بڑھایا اور میری کمر تھام کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اچانک اس قربت نے مجھے ساکت کر دیا۔ میں سہم کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹہری تھی، خاص طور پر میرے لبوں پر۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ تمہیں اندازہ ہے مجھے اس طرح جگانے کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے لہجے کی سختی سے میں ہلکی سے کام گئی۔ میرے ہاتھ بے اختیار سمٹ کر اس کے سینے پر اٹکے تھے، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے آہستہ سے اپنے لبوں پر زبان پھیری، جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ اس کے اتنے قریب ہونا میرے لیے ناقابل برداشت تھا
और शायद मेरी यही घबराहट इसे मजीद मुतवज्जा कर रही थी। इसने मुझे जरा सा करीब करते हुए हल्के अंदाज में कहा, तुम वाकई इतनी डरपोक हो या सिर्फ डरने का दिखावा करती हो? मैंने इसकी आंखों में देखने की हिम्मत की, मगर दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। इसकी निगाहों में एक अजीब सी शिद्दत थी। मैंने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे डरती हूँ, दिखावा नहीं करती। फिर जैसे खुद को याद दिलाया, मैं आपकी बीवी हूं ना। मेरी बात सुनकर वो पहली बार खुलकर मुस्कुराया, बल्कि हल्का सा हंस भी दिया। इसके रवैये में एक नरमी आ गई थी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, जैसे मेरे वजूद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर खदरे शरारती अंदाज में बोला, मैंने तो सुना है अक्सर शौहर अपनी बीवियों से डरते हैं। हो सकता है कुछ वक्त बाद मैं भी तुमसे डरने लगूं। मैं इसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई। मेरा ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि किस तरह इससे दूर हो जाऊं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे वो भी सुन सकता हो। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की, नजरें झुकाए रखी। इसने अचानक संजीदा होकर मेरी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने एक लम्हे की ताखीर के बगैर फौरन जवाब दे दिया। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। लेकिन वाकई मैं इतनी छोटी लगती हूँ क्या? वो मुझे गौर से देख रहा था, जैसे मेरे हर अंदाज को समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक इसने कंबल के ऊपर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं घबरा गई, सांस जैसे रुकने लगी। मैंने बेचैनी से कहा, मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज छोड़ दे। मेरा चेहरा सुर्ख हो चुका था, जैसे शाम के सारे रंग इस पर बिखर गए हों। वो झुककर मेरे बहुत करीब आ गया और धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे पास हो तो तुम्हें सांस लेने की जरूरत पड़े। मैं तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों से जोड़ दूंगा ताकि हम दोनों एक ही सांस में जिए। इसके अल्फाज ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। जब इसके लब मेरे गले के करीब आई तो मैं बुरी तरह कांप गई। इसने फौरन सर उठाकर मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूँ। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, मैं आपसे कपड़े लेने आई थी, मुझे चेंज करना है, कल से यही कपड़े पहने हुए हैं। मेरी बात सुनते ही वो फौरन पीछे हट गया, जैसे इसे अपनी हद का एहसास हो गया हो। फिर खतरे संजीदगी से बोला, ठीक है, जब तुम अब यहाँ हो तो तुम्हारी जरूरत की हर चीज होनी चाहिए। अभी के लिए मेरी शर्ट्स और ट्राउजर देख लो, मैं तुम्हारे लिए बाकी सब ले आता हूँ। मैं फौरन बेड से उतरकर अलमारी की तरफ गई। कुछ देर तलाश करने के बाद मैंने यह खाली शर्ट और ट्राउजर निकाल लिया। इधर वो शायद जाग चुका था और अब दोबारा सोना इसके लिए मुमकिन नहीं था। खास तौर पर मेरी मौजूदगी में इसने फ्रेश होने का इरादा किया और शायद ये भी सोचा कि मेरे साथ नाश्ता करेगा, फिर अपनी मीटिंग के लिए निकलेगा और बाद में मेरे लिए शॉपिंग भी करेगा। कुछ देर बाद जब मैं बाहर आई तो वो कपड़े मेरे जिस्म पर ऐसे लग रहे थे जैसे मैं उनमें छुप गई हूँ। मैंने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। इसने पलटकर मुझे देखा और मैं अपनी हंसी पर काबू न रख सकी। ये कपड़े तो बहुत बड़े हैं, इनमें तो आप भी आ सकते हैं, मैंने शरारत से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। इसकी आंखों में एक लम्हे को अजीब सी चमक आई, जैसे कोई शरारती ख्याल आया हो, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल कर पीछे हट गया। जाकर अपने लिए ठीक कपड़े पहन लो, इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और खुद अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। मैंने अपने बाल संवारे और बाहर निकली तो मुलाजिमा नाश्ता तैयार कर रही थी। खाने की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने महसूस किया कि जिंदगी ने मुझे जितना भी थकाया हो, मैं फिर भी छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराना चाहती थी। नाश्ते के दौरान हम हल्की फुल्की बातें करते रहे। इसके लहजे में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। इसने अचानक पूछा, क्या तुम हमेशा से सलमान फारूकी के घर रहती थी? इस सवाल पर मेरा दिल उदास हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, जब तक मैं बाबा के साथ थी सब ठीक था। फिर दादी ने मुझे फूफू के हवाले कर दिया। मेरे चेहरे की उदासी शायद इससे छुपी नहीं थी। इसने नरमी से मेरा चेहरा ऊपर किया और कहा, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? वो हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मेरे आका जान तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम सोच भी नहीं सकती कितने। वो दिन इस घर में मेरा पहला दिन था। नाश्ते के बाद वो चला गया और मैं इस बड़े खूबसूरत बंगले को हैरत से देखती रही। हर चीज मेरे लिए नई थी। फूफो के घर में भी रहती थी, मगर वहां जो सुलूक मिलता था, इसके मुकाबले में यहाँ आकर मैं खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझ रही थी। शाम को वो वापस आया तो इसके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था। इसने सब कुछ कमरे में रख दिया और कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। मैं हैरान रह गई।
एक एक बैग खोलकर देखने लगी। हर ड्रेस पहले से ज्यादा खूबसूरत था। फिर मेरी नजर एक सब्ज रंग की साड़ी पर पड़ी। इसकी चमक ऐसी थी कि मैं कुछ लम्हों के लिए बस इसे देखती ही रह गई। जेवरात, जूते और ना जाने क्या क्या था। मैंने बेख्तियार अपने लब दांतों में दबा लिए। दिल चाह रहा था खुशी से चीख उठूं, मगर खुद को संभाल लिया। मैंने फौरन इधर उधर देखा, वो वहां नहीं था। अगर वो इस वक्त मुझे देख लेता तो शायद मैं शर्मिंदगी से वही बेहोश हो जाती। मैंने एक एक चीज निकालकर गौर से देखना शुरू की। जूते, जेवरात और एक बैग में बाकी जरूरी सामान था। सब कुछ देखते हुए मैंने बेख्तियार अपने लब दांतों में दबा लिए। दिल में अजीब सी खुशी और घबराहट साथ साथ जाग रही थी। फिर अचानक ख्याल आया और मैंने पलटकर देखा, वो कमरे में नहीं था। अगर वो इस लम्हे सामने होता तो शायद मैं शर्म से वही बेहोश हो जाती। जल्दी से मैंने वो सब चीजें समेटी और कुछ अपनी पसंदीदा चीजें इसकी नजरों से छुपा दिया। दिल ही दिल में बड़बड़ाई, कितने अजीब है, इन्हें कैसे पता चल जाता है। इसके बारे में सोचते हुए ही मैं कमरे से निकल गई। इस वक्त इसका सामना करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसकी नजरें जैसे सब कुछ पढ़ लेती थी और यही बात मुझे मजीद बेबस कर देती थी। वक्त गुजरता गया और हर दिन मेरे लिए एक नया एहसास लेकर आता। अब मुझे समझ आने लगा था कि मैं किस शख्स के साथ हूँ। ऐसा शख्स जो मेरी कदर करता था, मुझे अहमियत देता था। शायद वो मुझे किसी और मकसद से अपनी जिंदगी में लाया था, मगर अब हमारे दरमियान बना ये रिश्ता खुद अपनी जगह बना चुका था। निकाह की वो डोर इतनी मजबूत हो गई थी कि हम दोनों के लिए एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल होता जा रहा था। चंद ही दिनों में हम एक दूसरे के आदी हो गए थे। मैं दिन भर की सारी बातें इसके पास बैठकर सुनाती और वो खामोशी से मुझे देखता रहता। कभी मैं शर्माकर इसके करीब आ जाती और कभी अचानक घबराकर दूर हट जाती। मगर सच ये था कि अब इससे दूर रहना आसान नहीं रहा था। इस दिन जब वो वापस आया तो मैं इसके लाई हुए सब्ज रंग की साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। हल्का सा मेकअप, खुले बाल, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। अचानक इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आईने में इसकी नजर देखी, वो बस मुझे देख रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो। मैं घबरा कर पलटी, मगर इससे पहले कि कुछ कहती वो मेरे करीब आ चुका था। यूं तैयार होकर मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो? इसने धीमी आवाज में कहा। मैंने फौरन नजरें झुका ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर मेरी धड़कनें मेरी बात का साथ नहीं दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता गया, जैसे मेरी हर सांस को महसूस कर रहा हो। इसकी मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैंने बेख्तियार इसके सीने पर हाथ रख दिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बामुश्किल इसका नाम लिया। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था और वो लम्हा ब लम्हा मेरे करीब होता जा रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया। इतने दिन इंतजार किया है ताकि तुम खुद मेरे करीब आओ। जब तुम्हें लगे कि तुम खुद को मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले कर सकती हो, तभी। इसके अल्फाज में नरमी भी थी और शिद्दत भी। मैं आंखें बंद किए इस लम्हे को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। इसकी खुरबत मेरे लिए एक नया अनजान एहसास थी, जिससे मैं भाग भी नहीं सकती थी। मीर, प्लीज, मैंने धीमी सी इल्तिजा की। वो मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे मेरे हर एहसास को पढ़ रहा हो। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और कशिश थी, और शायद अगला लम्हा हमें कहीं और ले जाता। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही अपने बाबा की आवाज सुनी, मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो मेरे करीब आकर निहायत नरमी से बोले, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों बाद इन्हें अपने सामने देखकर मेरे अंदर कई जज्बात एक साथ जाग उठे। मैंने बेख्तियार यजदान की तरफ देखा और बाबा की आवाज एक बार फिर गूंजी, तो तुम हो जिसने मेरी बेटी की कीमत लगाकर उसे अपने साथ ले आया। इनके अल्फाज किसी तीर की तरह जाकर यजदान के सीने में लगे। मैं तड़प कर अपने बाबा की तरफ देखने लगी। वो गुस्से और दुख के मिले जुले एहसास में बोल रहे थे, तुमने मेरी बेटी को खरीदा, इससे निकाह किया, सिर्फ अपने मतलब के लिए, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूटने लगा। मैं खामोश खड़ी सिर्फ यजदान को देख रही थी। मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ बाप की मोहब्बत, जिसकी मैं हमेशा से तलबगार थी, और दूसरी तरफ ये नया रिश्ता जिसमें मैं अभी कदम रखना सीख रही थी। बाबा ने मेरा हाथ थामा, चलो मेरे साथ, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है और अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इनकी आंखों में पछतावा, मोहब्बत और यकीन सब कुछ था, वो सब कुछ जिसके लिए मैं तरसती रही थी। लेकिन ना जाने क्यों मेरे कदम वही जम गए। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं बाबा, शायद यही मेरा नसीब है। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लग रही थी। मैंने यजदान की तरफ देखा। आपने मेरी कीमत अदा की थी ना,
मेरी आंखों में एक अजीब सा दर्द और सच्चाई थी। वो मुझे बस देखता रह गया, जैसे इसके पास कोई जवाब ना हो। वो मेरे करीब आया और धीमी आवाज में बोला, मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो। ये पहली बार था कि मैंने इसकी आंखों में बेबसी देखी। बाबा ने फिर समझाने की कोशिश की, मगर मैंने इनका हाथ आहिस्ता से हटा दिया। नहीं बाबा, अगर उन्होंने मुझे खरीदा है तो अब मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ, आप मुझे कैसे ले जा सकते हैं। ये कहते हुए मेरे आंसू बहने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गई। मेरा दिल जैसे बिखर चुका था। बाबा ने फौरन कहा, मैं सारी रकम वापस करने को तैयार हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैंने सर उठाकर इन्हें देखा। बात पैसों की नहीं है पापा, बात अब रिश्ते की है। निकाह हो चुका है। मेरी आवाज में दुख भी था और एक अजीब सा यकीन भी। वो सब जो हुआ वो शायद किसी की लालच थी, लेकिन मुझे यहाँ एक पहचान मिली है, एक जगह मिली है जहाँ मुझे हर निवाले के लिए तरसना नहीं पड़ता। मेरे अल्फाज सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। अब फैसला मेरा था और मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैंने सही किया या गलत। बस इतना जानती थी कि मेरी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। मैं इस शख्स की मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकती थी, जिसने मुझे अंधेरों से निकालकर अपनी जिंदगी में जगा दी, मुझे इज्जत दी और एक नया मकाम दिया। मैं अपने बाबा की तरफ देख रही थी। इनकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, उन्होंने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, और मैंने भी आहिस्तगी से जवाब दिया, जी आप मेरे बाबा हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ मैं ही नहीं, और भी औलाद हैं जिन्हें आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे अल्फाज सुनकर वो खामोश हो गए और मैंने नजर झुकाकर कहा, बाबा मैं इन हाथों को थामने की आदी नहीं हूँ जो वक्त पर साथ छोड़ दे। वो मुझे देखते रहे और मैं जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी आज अंदर से टूट चुकी थी। कुछ लम्हों बाद वो खामोशी से वापस पलट गए और मैंने इनकी जाती हुई पिष्ट को देखा तो दिल में एक अजीब सा खला महसूस हुआ। शायद वक्त के साथ सब कुछ धुंधला जाता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा ताज़ा रहते हैं। मैं वही बैठी सर झुकाए अपने ख्यालों में गुम थी कि वो आहिस्ता से आकर मेरे सामने बैठ गया। इसने नरमी से मेरे हाथ थामे और मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मेरे बिखरे हुए वजूद को सिमट रहा हो। मैं उठने लगी तो इसने हल्के से मेरे बालों को छोड़कर मुझे दोबारा बैठने का इशारा दिया और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ वो गलत था, मुझे तुम्हारी कीमत नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन मैं जानता था कि वो लोग कभी तुम्हें खुशी से मेरे हवाले नहीं करेंगे। वो मेरे कदमों के पास बैठ गया, सर झुकाए, और इसकी आवाज में सच्चाई साफ महसूस हो रही थी। यकीन करो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई तस्वर नहीं है। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही और पहली बार इसकी आंखों में वो शिद्दत और खुलूस देखा जिसने मेरे दिल को छू लिया। इसने मेरे हाथों पर अपने लब रखे और अपना सर मेरी गोद में रख दिया, जबकि मेरी उंगलियां बेख्तियार इसके बालों में जलने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा सब्र रंग ला रहा हो, जैसे ये शख्स मेरी जिंदगी में किसी इनाम की तरह आया हो। मैंने झुककर इसके माथे को छुआ तो वो हैरत से मुझे देखने लगा और अगले ही लम्हे इसने मुझे अपने करीब कर लिया, जैसे मुझे खोने का खौफ इसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा हो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जुदाई मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी शिद्दत थी। मैं इसके करीब थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं वाकई किसी की अपनी हूँ। यह मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान अपनी जगह बना रही थी और हम दोनों इस एहसास के सामने बेबस होते जा रहे थे, जैसे जिंदगी की तमाम दुखों के बाद आखिरकार सुकून ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।